Hello everyone, welcome to Logical. I hope you all are great. This is part 3 of our series where we are covering law of thoughts. लास्ट टू वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन टू थॉट्स देखा था और जनरल डिफेंसेस कवर किए थे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज का जो ये वीडियो है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो से हम काइंड्स ऑफ थॉट्स से शुरू करेंगे जिसमें एक्चुअल जो ऑफेंसेस हैं वो कवर होते हैं। सो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना और इस जो सेशन की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। सो देखो, सबसे पहले आता है नेग्लिजेंस। अब नेग्लिजेंस क्या होता है? ये सबसे बेसिक थॉट है जिससे शायद लॉ ऑफ थॉट्स की शुरुआत भी हुई थी। सो इसका मीनिंग क्या है? देखो, negligence in tort law is when someone fails to act with a reasonable care and causes harm to other person or their property। देखो, अब ये डेफिनेशन बड़ी बुकिश सी डेफिनेशन है। इसको तोड़ तोड़ के देखते हैं कि इस पूरी डेफिनेशन में लिखा क्या है। तो क्या होता है कि नेग्लिजेंस जो है, अगर कोई किसी की ड्यूटी ऑफ केयर को ब्रीच करता है एंड उसे डैमेज कॉज करता है देन दैट इज नेग्लिजेंस। मतलब देखो, ड्यूटी ऑफ केयर का मतलब क्या होता है? ड्यूटी ऑफ केयर इज एन ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज टू नॉट हार्म ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर एंड पेशेंट। अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास गया इलाज करवाने के लिए, तो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो उसे हार्म कॉज ना करे। वो उसका इलाज कर सकता है बट अननेसेसरी हार्म कॉज ना करे। सो देयर इज अ ड्यूटी ऑफ केयर। जब ये ड्यूटी ऑफ केयर ब्रीच हो जाती है, मतलब ये यू नो टूट जाती है, देन दैट इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर। यहाँ से नेग्लिजेंस टेक प्लेस करता है व्हेन देयर वाज अ ड्यूटी ऑफ केयर एंड दैट ड्यूटी इज ब्रीच्ड। मान लो कि मैं पेशेंट हूँ और मैं डॉक्टर के पास गई कि डॉक्टर, मेरे हाथ में बहुत दर्द है, और डॉक्टर ने मेरी किडनी निकाल ली। अब उनकी ये ड्यूटी थी कि उनको केयर से काम करना है, और उनने ये जो ड्यूटी थी वो ब्रीच कर दी। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में दर्द था। उनने मेरी किडनी क्यों निकाल ली? ठीक है। सो दैट वाज ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर, जिससे मुझे डैमेज कॉज हुआ। तो डैमेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि ब्रीच होना चाहिए, पर डैमेज भी तो कॉज हुआ कि मेरी किडनी चली गई यार, मुझे डैमेज कॉज हुआ। सो दैट वाज डैमेज। सो इट इज नेसेसरी दैट देयर हैज बीन सम डैमेज कॉज टू द प्लेंटिफ। जो कोर्ट जा रहा है, जिसे प्लेंटिफ कहते हैं, उसे डैमेज कॉज होना चाहिए। तो अब एक बार फिर से अपन डेफिनेशन देखते हैं। नेग्लिजेंस इन टॉर्ट लॉ इज व्हेन समवन फेल्स टू एक्ट विथ रीजनेबल केयर, मतलब जिनकी ड्यूटी ऑफ केयर थी, रीजनेबल केयर से काम करना था, एंड कॉजेज हार्म टू अनदर पर्सन एंड देयर प्रॉपर्टी। ठीक है। मतलब कि किसी की एक रीजनेबल केयर से आपको हार्म कॉज नहीं करना था, और आपने वो ब्रीच करके किसी को हार्म कॉज कर दिया, देन दैट इज नेग्लिजेंस। ठीक है। और भी एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आता रहेगा धीरे धीरे। देखो, अब एक चीज समझते हैं विच इज रिमोटनेस टू डैमेज। मतलब कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसको लाइबल करें, किसको लाइबल नहीं करें, किसकी ड्यूटी बनती है, किसकी ड्यूटी नहीं बनती है। तो इसके लिए ना दो टेस्ट किए जाते हैं, विच इज टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस एंड टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट। ये वाला टेस्ट पहले किया जाता था एंड ये वाला अभी न्यू वाला है। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस में क्या होता है कि अगर एक चीज दूसरी चीज से रिलेट करिए या लिंक करके उसका कॉन्सिक्वेंस कोई हो रहा है, तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिंक्ड एक्शन, दैट इज टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। वेयर एज जितना हम फोर्सी कर पा रहे हैं रीजनेबली कि हाँ, ये चीज हो सकती थी किसी एक्शन को करने के बाद, देन दैट इज टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट। आई नो समझ नहीं आया, तो इसको एक एग्जाम्पल के वे में देखते हैं। देखो, क्या हुआ कि ए गाड़ी चला रहा था जिससे उसने बी को टक्कर मार दी। ये इंसिडेंट एक प्रेग्नेंट लेडी ने देखा एंड वो फेंट हो गई, वो बेहोश हो गई, एंड उसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। अब देखो, इसमें क्या टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस लगाएंगे ना, तो इसमें जो ए है वो लाइबल होगा। क्यों? क्योंकि ए ने बी को टक्कर मारी, उससे जो एक प्रेग्नेंट लेडी थी उसका मिसकैरेज हो गया, वो फेंट हो गई। तो सो दैट इज
टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस कि एक चीज दूसरी चीज से लिंक कर रही है, बट जो टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट है उससे ए लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि खुद ही सोचो कि अगर तुम गाड़ी चला रहे हो, ओवर स्पीडिंग भी कर रहे हो, तो भी तुम्हारा फोर्सी क्या होगा कि तुम कहाँ तक एंटिसिपेट कर सकते हो कि हाँ अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तेज तो क्या हो सकता है। तो दैट इज रीजनेबल फोरसाइट कि अगर तुम तेज गाड़ी चला रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि तुम किसी को ठोक दोगे, बट ऐसा थोड़ी एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ए ने गाड़ी चलाई तेज, उससे बी ठोक गया एंड ये इंसिडेंट देख के किसी प्रेग्नेंट लेडी का जो मिसकैरेज हो गया। अब दैट इज बहुत ऐसी चीज ना जिसको हम फोरसीट नहीं कर सकते, जिसको हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते। सो दैट इज टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट। वहीं अगर बी ने केस फाइल किया होता तो दोनों केस में ए लायबल होता, क्योंकि अगर तुम ओवर स्पीडिंग कर रहे हो देन ए लायबल हो सकता है। ठीक है ना। एक केस भी आता है इसमें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मॉक्स में भी आ जाता है एंड इवन हैज अ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा केस है। ठीक है, तो डोनाग्यू वर्सेस स्टीवेंसन का केस हुआ था विच इज ऑल्सो नोन एज जिंजर बियर बॉटल केस। बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है। तो इसमें क्या हुआ था कि एक डी नाम का मैन्युफैक्चर था, उसने वो एक जिंजर बॉटल मतलब टाइप की कोई ड्रिंक बेचता था एंड उसने वो रिटेलर को बेची। ठीक है, तो और जो बॉटल्स थी वो ओपेक थी, मतलब उसमें से आर पार नहीं देखा जा सकता था। तो क्या हुआ कि ए ने एक बॉटल खरीदी और अपने दोस्त के साथ पीने के लिए उसने उसको दी, और पी ने वो जो बॉटल थी वो पी ली। अब क्या हुआ कि when he got to the end of the bottle he got to realize कि उसमें एक डिकम्पोज स्नेल की बॉडी थी, मतलब उसमें एक स्नेल मरा मरा पड़ा हुआ था, और उसकी वजह से पी को शॉक लगता है एंड वो बीमार पड़ जाता है। अब पी ने मैन्युफैक्चर को सू कर दिया। मैन्युफैक्चर कौन था? डी। डी को सू कर दिया एंड क्लेम दैट द मैन्युफैक्चर हैड अ ड्यूटी टू प्रिवेंट स्नेल फ्रॉम एंटरिंग द बॉटल which he breached, and as a result P suffered a damage. The issue was whether D owed such a duty to P or not. देखो, नेग्लिजेंस की जो पूरी डेफिनेशन थी उसका मेन सार एक ही केस से निकल सकता है। क्या थी? ड्यूटी ऑफ केयर थी। तो हाँ, जो मैन्युफैक्चर था उसके पास ये उस पे ये ड्यूटी थी ना कि कोई भी स्नेल बॉटल में एंटर ना कर पाए, जिसको उसने ब्रीच किया जिसकी वजह से डैमेज कॉज हुआ। तो हाँ, उसकी मैन्युफैक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पी के प्रति एक ड्यूटी निभाए। दैट इज वाई इसका केस बना था कि क्या इसके ऊपर ड्यूटी होगी भी या नहीं। पर डी बोला फिर कि नहीं, ये तो रिटेलर की गलती थी, मैं क्यों करूंगा, रिटेलर को देख के देना चाहिए था ना। तो उसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि नहीं, रिटेलर की गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बॉटल्स थी वो ओपेक थी, उसमें से कोई आर पार तो देखा नहीं गया था। इसीलिए जो डी था, जो कि मैन्युफैक्चर था, उसको लायबल ठहराया गया था। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, कुछ चीजें होती है कि प्रूफ करना है नेग्लिजेंस, तो प्रूफ कैसे करेंगे कि नेग्लिजेंस हुआ है किसी से या नहीं हुआ है। तो देखो, सबसे अच्छा जो प्रूफ है नेग्लिजेंस का वो है रेस इप्सा लेक्वेtur, मतलब थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मतलब अगर एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट किसी पेशेंट के इनसाइड रहा है, या जैसे कोई ऑपरेशन कर रहा था एंड गलती से जो डॉक्टर है उसने अपना जो चाकू है या कैंची है वो पेशेंट के पेट में छोड़ दी। अब इसमें कोई मतलब दिमाग लगाने की तो जरूरत है नहीं कि ऐसा हुआ होगा, नेग्लिजेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, डैमेज कॉज हुआ है या नहीं हुआ है। ये तो सामने से दिख रहा है ना, ये तो थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ हो गया ना कि अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट किसी इंसान के पेट में रहा है और उस पे सर्जरी परफॉर्म हुई थी, देन देयर वाज अ ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर कि वो ऐसा ना करे एंड उससे वो ड्यूटी ब्रीच हुई है, जिससे डैमेज कॉज हुआ है। सो दैट वाज द प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस। अब टाइप्स ऑफ नेग्लिजेंस पे आते हैं। देखो, कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, मतलब जब दोनों पार्टी की गलती हो, विच इज प्लेंटिफ की भी गलती हो और डिफेंडेंट की भी गलती हो और उससे कोई एक्ट हो, देन दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। मतलब when negligence is caused by the involvement of both defendant and plaintiff। प्लेंटिफ जो कोर्ट जाता है, डिफेंडेंट जो उसके अगेंस्ट होता है। ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं।
तो क्या हुआ कि ए ओवर स्पीडिंग कर रहा था, लेकिन बी भी जो रोड के बीच में बैठ गया, सो दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। ठीक है, लेकिन अब सोचो कि अगर ऐसा हुआ तो इसमें लायबल कौन होगा। इसके लिए एक और रूल होता है विच इज रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी। मतलब whomsoever had the last opportunity to avoid the accident will be liable। मतलब देखो, ए स्पीडिंग कर रहा था और जो बी है वो रोड के बीच में बैठ गया, तो अब दोनों की गलती थी। ए भी ओवर स्पीडिंग कर रहा था और बी भी रोड के बीच में बैठा हुआ था, तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस हुआ। बट अब ऐसा भी तो हो सकता है कि लास्ट जो बी है वो आंखें बंद करके बैठा हुआ था। ठीक है, तो अब इसमें लास्ट अपॉर्चुनिटी किसकी थी कि जो ए है उसकी गलती थी, क्योंकि बी जो है वो आंख बंद करके बैठा हुआ था। ठीक है, तो लास्ट अपॉर्चुनिटी किसके पास हुई, ए के पास। जबकि अगर बी की आंखें अगर खुली होती एंड उसके पास हटने का मौका होता कि वो हट जाए, लेकिन स्टिल वो हटा नहीं, देन इन दिस केस जो बी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एंड उसको लायबल किया जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं विच इज कंपोजिट नेग्लिजेंस। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। कंपोजिट नेग्लिजेंस का मतलब होता है इट अकर्स व्हेन द एक्शन ऑफ मल्टीपल पीपल रिजल्ट इन द हार्म टू अ थर्ड पार्टी। मतलब एक प्लेंटिफ है जिसको हार्म कॉज किया है एक ने, दो ने, तीन ने, चार ने, तो वो कंपोजिट नेग्लिजेंस में आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब ए बॉट अ फोन फ्रॉम यूएसए विच वॉज डिजाइंड इन यूएसए, assembled in China and packed in Brazil, and it turns out to be defective, then all three will be liable। मतलब कि अगर ए ने फोन लिया जो कि डिजाइन तो यूएसए में था लेकिन असेंबल चाइना में हुआ, लेकिन पैक ब्राजील में हुआ, अब किसको लायबल करोगे? अब तीनों की गलती है ना, क्योंकि उसमें डिफेक्ट आया। सो दैट इज नोन एज कंपोजिट नेग्लिजेंस, जिसमें तीनों की गलती होती है। अब एक इंटरेस्टिंग नेग्लिजेंस होता है विच इज प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। इसको एक और नाम से भी बुलाते हैं जो कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा। मेडिकल नेग्लिजेंस, यस। तो बट है ना, मेडिकल नेग्लिजेंस इज वेरी स्पेसिफिक टू अ डॉक्टर पेशेंट वाली थिंग, बट प्रोफेशनल नेग्लिजेंस में सब आ जाते हैं, लॉयर एंड क्लाइंट भी आ जाता है एंड डॉक्टर पेशेंट भी आ जाते हैं, सो सब आ जाते हैं। ठीक है ना, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस होता क्या है पर इट अकर्स व्हेन अ प्रोफेशनल फेल्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटी to required standard causing damage to another party। देखो, अब होता क्या है कि अगर एक प्रोफेशनल है एंड उसको कोई ड्यूटी परफॉर्म करने को दी है, तो जितना उसका रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है वो उतना काम करे, विच विच हिज जो जो ड्यूटी है वो परफॉर्म करे जितनी उसकी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड था। अगर उससे किसी को डैमेज कॉज होता है देन दैट इज प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। मतलब अगर एक, जैसे अभी एग्जांपल दिया था कि एक अगर डॉक्टर ने अपनी वॉच इनसाइड पेशेंट के इनसाइड छोड़ दी, देन दैट इज प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, उसको प्रोफेशनल नेग्लिजेंस कहेंगे। ठीक है, एक और चीज समझो कि एक लॉयर था एंड एक क्लाइंट था। ठीक है, तो लॉयर ने अपने क्लाइंट की जो इंफॉर्मेशन थी वो किसी थर्ड पार्टी को बेच दी, देन दैट इज ऑल्सो नेग्लिजेंस। क्यों? क्योंकि उसकी ड्यूटी थी कि वो ऐसा ना करे, लेकिन ही ब्रीच दैट ड्यूटी। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं विच इज न्यूसेंस, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफेंस या टॉट इन लॉ ऑफ टॉट्स, जो कि बहुत बेसिक सा है लेकिन इस पे भी पैसेजेस आते रहते हैं। तो देखो, न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? तो न्यूसेंस essentially means harm। It occurs when someone's action unreasonably interferes with another's property, another's another person's use of property। मतलब कि किसी की एक प्रॉपर्टी अगर कोई इंसान इंजॉय कर रहा है एंड किसी ने उसको अनरीजनेबली इंटरफेयर करा, देन दैट इज न्यूसेंस। मतलब मैं आराम से अपने घर में बैठ के गाने सुन रही थी एंड किसी ने लाउड म्यूजिक चला दिया कॉलोनी में। अब मेरी तो मैं अपनी प्रॉपर्टी इंजॉय कर रही थी, अपना मस्त टीवी इंजॉय कर रही थी, एंड क्या हुआ, एकदम से किसी ने म्यूजिक चला दिया। अब दैट वाज डिस्टर्ब, क्योंकि ये अनरीजनेबल इंटरफेरेंस था। ठीक है, अब देखो, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है पब्लिक न्यूसेंस, एक होता है प्राइवेट न्यूसेंस। पब्लिक मतलब जब वो अफेक्ट्स लार्जर पब्लिक एट लार्ज,
पब्लिक एट लार्ज, नॉट लार्ज है पब्लिक एट लार्ज, ठीक है। और प्राइवेट मतलब अफेक्ट पर्टिकुलर इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही इंडिविजुअल, बट अगर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को भी कोई परेशान करेगा देन दैट इज ऑल्सो प्राइवेट नेग्लिजेंस। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे कि एग्जाम्पल प्लेइंग लाउड म्यूजिक एट लेट नाइट, अच्छे से आराम से सो रही थी, किसी ने लाउड लाउड म्यूजिक चला दिया। अब देखो इसी का मतलब ही होता है ना कि तुमको कोई हार्म कॉज हो रहा है, क्योंकि तुम तो अपनी आराम से नींद एंजॉय करना चाह रहे थे, तुम अपनी प्रॉपर्टी को यूज करना चाह रहे थे, जब किसी ने अनरीजनेबली इंटरफेयर कर दिया म्यूजिक चला के, देन दैट इज न्यूसेंस। और ये लार्जर पब्लिक के लिए हुआ तो दैट इज अ पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है। जबकि अगर किसी की प्रॉपर्टी में मैंने पत्थर फेंक दिया देन दैट इज प्राइवेट न्यूसेंस, क्योंकि उनकी वो एक इंडिविजुअल थे एंड उनकी जो एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी था वो हार्म हो गया, ठीक है। अब इसके असेंशियल्स क्या है, देखो असेंशियल पहला होता है अनरीजनेबल इंटरफेरेंस होना चाहिए, मतलब व्हेन समवन कॉजेज अनरीजनेबल इंटरफेरेंस विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन, जिसका कोई लीगल या लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, उसे कहेंगे अनरीजनेबल इंटरफेरेंस। अब अगर मैंने कोई क्राइम किया था एंड पुलिस मुझे पकड़ के ले गई, नाउ दैट इज नॉट अनरीजनेबल ना, वो तो कोई काम कर रहे हैं, अपना लॉफुल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें अनरीजनेबल नहीं होगा वो चीज, ठीक है। तो पहला क्या है, अनरीजनेबल इंटरफेरेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समवन प्लेइंग लाउड म्यूजिक एट द मिडल ऑफ नाइट, सो दैट इज अनरीजनेबल इंटरफेरेंस। मैं एक ही एग्जाम्पल को 4 बार लिखती हूँ, है ना। ओके, इंटरफेरेंस इज विद द यूज ऑफ प्रॉपर्टी, वैसे उसको माइंड मत करना इतना, क्योंकि मेरे पास भी एग्जाम्पल एट द एंड खत्म ही हो जाते हैं, सो उस चीज को सोच पाना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, मतलब स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर हो जाती है बट एग्जाम्पल सोच सोच के ऐसा लगता है कि कहाँ से लाऊं नए एग्जाम्पल, ठीक है। सो डोंट माइंड इट, ओके। नाउ interference is with the use of property, मतलब when someone's action disrupts another person's ability to use or enjoy their property, अगर किसी ने इंटरफेयर किया एंड उससे मेरी प्रॉपर्टी के यूज पे इम्पैक्ट आया देन दैट इज इंटरफेरेंस विद द यूज ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब अगर ए ने एक फैक्ट्री ओपन की इन अ क्राउडेड नेबरहुड विच कॉज डिस्ट्रप्शन टू पीपल लिविंग देयर, मतलब कि देखो एक कॉलोनी बढ़िया सिचुएटेड थी एंड ए आया एंड उसने एक फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली इन द एकदम रेसिडेंशियल एरिया टाइप, है ना। अब देखो वहां से स्मोक निकल रहा है, वहां से आवाजें आ रही हैं, तो अब लोग जो वहां पे रह रहे थे उनका तो प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट इंटरफेयर हो गया ना, सो दैट इज वन एग्जाम्पल, ठीक है। उससे डैमेज भी कॉज होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ डैमेज डैमेज कॉज नहीं करना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखना कि जो डैमेज है वो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए कॉज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आगे से एक भोंपू निकल गया तो तुम मतलब नेग्लिजेंस का केस करने चले गए, न्यूसेंस का केस करने चले गए, क्यों, क्योंकि वो इतना सिग्निफिकेंट टाइम के लिए ही था ही नहीं, ठीक है। सो देयर नीड्स टू बी एन अकरेंस ऑफ डैमेज फॉर विच द रेमेडी इज अवॉर्डेड, ठीक है। नाउ डिफेंसेस ऑफ न्यूसेंस, किस केसेस में न्यूसेंस अगर करें तो मतलब उसका डिफेंस लिया जा सकता है, दैट इज राइट थिंग, ठीक है। मतलब राइट तो नहीं कहेंगे पर हाँ, जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो कोई अनलॉफुल चीज नहीं कर रहे, दैट इज डिफेंसेस। जैसे अपन ने जनरल डिफेंसेस पढ़े थे ना, दैट वाज एप्लीकेबल ऑन ऑल कैटेगरीज, वैसे भी अब ये सिर्फ न्यूसेंस के लिए जो डिफेंसेस है वो, first is prescription right. It means that the defendant claims that they have the legal right to do so because they have been doing it for the long period of time and openly and without interruption. अब इसको ध्यान से समझना क्या होता है, देखो तो ये एक न्यूसेंस है, न्यूसेंस का डिफेंस है विच इज प्रिस्क्रिप्शन राइट। अब इसमें होता क्या है कि अगर एक फैक्ट्री है जो कि एक रेसिडेंशियल एरिया में ऑपरेट कर रही है फॉर 25 ईयर्स, अब लोगों ने किसी ने कुछ रोका नहीं, वो ओपनली ये चीज कर रहे हैं विदाउट इंटरप्शन एंड ओपनली फॉर 25 ईयर्स। अब आफ्टर 25 ईयर्स कोई उठ के ये नहीं बोल सकता कि दिस इज कॉजिंग न्यूसेंस, क्यों, क्योंकि ये उनका अब प्रिस्क्रिप्शन राइट में आ जाता है,
क्योंकि एक एक्सेप्शन होता है कि अगर 20 साल से आपने कुछ नहीं बोला, सो अब आप अपना राइट खो चुके हो कि उसके खिलाफ आप कुछ बोल सकोगे। बट लेट्स से कि लोग रह ही रहे थे और एक थर्ड पर्सन आया रहने के लिए एंड उसको कुछ डैमेज कॉज हुआ या उसको न्यूसेंस लगा एंड उसने केस फाइल कर दिया। कैन ही डू सो? सो यस, ही कैन डू सो बिकॉज वो तो नया आया है ना, उसके लिए 20 years थोड़ी हुए। ठीक है। सो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है, अ कंपनी हैज बीन emitting smoke for 25 years in a residential area. Now people cannot sue the company for nuisance. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अब 25 साल हो चुके हैं एंड 20 साल के ऊपर अब न्यूसेंस का केस नहीं फाइल हो सकता। ठीक है। एक और चीज होती है विच इज कंडक्ट ऑफ स्टेच्यूटरी अथॉरिटी, जो कि मैं बता ही चुकी हूँ कि many acts done by statutory authority acting under statutory power, अगर उनको स्टेच्यूट ने मतलब लॉ ने ये पावर की है कि हाँ वो ऐसा कर सकते हैं या अथॉरिटी है जो कि एक लॉ से बनी है, देन उनके पास ये पावर है कि वो कोई काम करे तो उस पर न्यूसेंस का केस फाइल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ बिल्डिंग a flyover, a lot of smoke and dust is emitted, but it will not come under nuisance because they have the legal justification to do so. अब देखो, कोई फ्लाईओवर बना रहे थे या कोई बिल्डिंग वगैरह बना रहे थे, उससे बहुत डस्ट एमिट हो रही है, उससे बहुत न्यूसेंस कॉज हो रहा है। सो बट वो चीज कर सकते हैं क्योंकि उनके पास लीगल जस्टिफिकेशन है ना कि नहीं यार, देश का उद्धार करना है, सो डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। सो दैट इज वाई वो चीज जो है वो न्यूसेंस के अंडर नहीं आएगी। ओके, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। कल हम डिफॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे एंड कुछ और नए डिफेंसेस कवर करेंगे। आज हमने न्यूसेंस कवर किया एंड सबसे इम्पोर्टेंट नेग्लिजेंस कवर किया। अब अगर टाइम मिले तो इसके ऊपर आर्टिकल्स पढ़ लेना अगेन आईपी लीडर्स पे एंड इंडियन एक्सप्रेस पे। ठीक है। सो आज का वीडियो यहीं रैप अप करते हैं। आई थिंक ये समझ आया होगा। एक चीज और बता देना, अगर इसकी तुम्हें एनोटेशन वाली पीडीएफ चाहिए या नहीं, क्योंकि अब मैं आगे जो आने वाली वीडियो है मे बी वो प्रोवाइड कर सकूं, पहले वाली नहीं कर सकते बिकॉज आई डोंट सेव देम यू नो विथ एनोटेशंस। सो अगर तुम्हें चाहिए देन आई विल सेव इट द वे इट इज इन एनोटेशन। बट हाँ, अगर कोई रिक्वायरमेंट हो देन प्लीज कमेंट डाउन। कोई भी अदर देन दिस ऑल्सो, अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो वो कमेंट कर देना। एंड लॉजिकल का एक चैनल है, प्राइवेट चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, क्योंकि वहां पे क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आते रहता है और क्लासेस की पीडीएफ भी आती रहती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको पसंद आया होगा एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू नेक्स्ट डे, जहाँ पे हम और भी चीजें कवर करेंगे। सो टाटा, बाय बाय, सी यू ऑल।